एक दफा का जिक्र है कि कोरिया की एक दूर दराज और खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम जैरन था। वो एक बहादुर और इंसाफ पसंद बादशाह था। बादशाह की दो बीवियां थीं। बड़ी मलका का नाम अनीला था जो कि एक आला शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। हसब नसब के हुरूर ने उसे इंतहाई गुसील, सख्त मिजाज और हासिद बना दिया था। इसके बरक्स बादशाह की दूसरी बीवी अलीशा एक आम और गरीब घराने की बेटी थी। वो इंतहाई नरम मिजाज, नेकदिल और सुलझी हुई खातून थी। बादशाह को उसकी सादगी और खुलूस ने अपना गर्वेदा बना लिया था, इसीलिए उसने दूसरी शादी अपनी पसंद और मोहब्बत की बुनियाद पर की थी। बादशाह दोनों बीवियों के साथ अदल और हुस्न सलूक से पेश आता, मगर मलका अनीला के सीने में हसद की आग हर वक्त भड़कती रहती। वो यह बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि बादशाह एक मामूली घराने की औरत को इतनी अहमियत दे। वक्त का पहिया चलता रहा और महल में खुशियों की नवीद सुनाई दी गई। मलका अलीशा उम्मीद से थी। ये खबर मलका अनीला के लिए जलती पर तेल साबित हुई। चूंकि अनीला की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो हसद की आग में बुरी तरह जलने लगी। एक रोज जब मलका अलीशा की खादिमा बावर्ची खाने में उसके लिए खाना तैयार कर रही थी, मलका अनीला मौका पाकर वहां पहुंच गई। उसने चुपके से खाने में एक इंतहाई खतरनाक जहर मिला दिया और वहां से खामोशी से निकल गई। जब वो जहर आलूद खाना मलका अलीशा के सामने पेश किया गया और उन्होंने उसे खाया तो फौरन ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके जिस्म में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी और रंगत पीली पड़ गई। शोर सुनकर बादशाह डेरन फौरन वहां पहुंच गया। मलका की हालत देखकर शाही तबीब को तलब किया गया। तबीब ने नब्ज देखी और परेशानी के आलम में कहा, बादशाह सलामत, मलका आलिया की हालत तशवीशनाक है। उन्हें किसी ने शदीद जहरीला जहर दिया है। अभी ये बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मलका अनीला वहां आन पहुंची और मकर करते हुए बोली, मुझे पहले ही शक था। मैंने खुद देखा था कि ये खादमा अलीशा के खाने में कुछ मशकूक चीज मिला रही थी। ये उसी की कारस्तानी है। बादशाह, जो अपनी महबूब बीवी की हालत देखकर हवास बाख्ता था, अनीला की बातों में आ गया। उसने तहकीक किए बगैर फौरन हुक्म दिया कि खादमा को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने तबीब की तरफ बेबसी से देखा और पूछा, क्या इस जहर का कोई इलाज नहीं? किसी भी तरह मेरी मलका और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचा लीजिए। तबीब ने सर झुका लिया और कहा, बादशाह सलामत, ये जहर बहुत नायाब और मोहलिक है। शाही दवाखाने में इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं। शायद जंगल के किनारे रहने वाली जीनिया बाई इस सिलसिले में कुछ मदद कर सके। सुना है कि उनके पास रूहानी ताकतें हैं और वो जड़ी बूटियों का गहरा इल्म रखती हैं। बादशाह एक लम्हा जाया किए बगैर जीनिया बाई के पास पहुंचा। जीनिया बाई एक नेक दिल और बुजुर्ग खातून थी। जब बादशाह ने उनसे जहर के तोड़ के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपनी रूहानी बसीरत से देखा और बताया, बादशाह, इस जहर का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं, लेकिन काठियावाड़ के हरे पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पर एक जादुई गुलाबी फूल खुलता है। अगर वो फूल सूरज ढलने से पहले पानी में हल करके मलका को पिला दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है। बादशाह ने अपने तेज तरीन सिपाहियों को फौरन काठियावाड़ के पहाड़ों की तरफ रवाना किया। सिपाही सारा दिन पहाड़ों की खाक छानते रहे। कांटों और पत्थरों की परवाह किए बगैर वो ऊपर चढ़ते गए। आखिरकार जब शाम ढलने ही वाली थी और उम्मीद की करने डूब रही थी, एक सिपाही की नजर चोटी के किनारे चमकते हुए एक गुलाबी फूल पर पड़ी। उसने खुशी से नारा लगाया, साथियों, मुझे फूल मिल गया। सिपाही वो नायाब फूल लेकर बर्क रफ्तारी से महल पहुंचे। बादशाह ने फौरन उस फूल को पानी में मिलाया। जैसे ही वो पानी मलका अलीशा के हल्क से नीचे उतरा, जहर का असर जायल होने लगा और मलका सेहतयाब हो गई। बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद मलका अलीशा ने एक बेटी को जन्म दिया। वो बच्ची इस कदर खूबसूरत थी जैसे गुलाब की ताजा पंखड़ी। उसकी रंगत दूध जैसी सफेद और आंखें गहरे नीले रंग की थी जो समंदर की गहराइयों जैसी लगती थी। बादशाह ने उसकी नीली आंखों की मुनासिबत से उसका नाम नीली शहजादी रख दिया। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। हर कोई नन्ही शहजादी की दीद को उमड़ आया। सब लोग बहुत खुश थे कि अचानक नीली शहजादी ने रोना शुरू कर दिया। मलका अलीशा ने उसे गोद में उठाया और प्यार से उसके नन्हे गालों पर बहते आंसू साफ किए। जैसे ही मलका का हाथ शहजादी के आंसुओं को छुआ, एक खौफनाक वाकया पेश आया। मलका का हाथ जोर से जला जैसे किसी ने तेजाब गिरा दिया हो। उन्होंने दर्द से चीखते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। शाही तबीब फौरन आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, मुझे मामला संगीन लग रहा है। मुझे शहजादी का मुआयना करना होगा। बादशाह की इजाजत के बाद तबीब ने बहुत एहतियात से शहजादी की जांच की। मुआयने के बाद उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, बादशाह सलामत, गजब हो गया। जिस जहर का असर मलका पर हुआ था वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो शहजादी के वजूद में मुंतकिल हो चुका है। ये जहर इस कदर ताकतवर है कि शहजादी के यहाँ सांस लेने से भी ये हुआ में फैल सकता है और हम सब की जान ले सकता है। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। खुशी का समा मातम में बदल गया। कुछ ही देर में ये खबर पूरी सल्तनत में जंगल की आग की तरह फैल गई कि मलका अलीशा ने एक जहरीली शहजादी को जन्म दिया है। महल के बाहर अवाम का हुजूम इकट्ठा हो गया और लोग नारे लगाने लगे, शहजादी को कत्ल करो, हमें इस जहर से बचाओ। बादशाह शदीद परेशानी के आलम में शहजादी के कमरे में गया। मलका अलीशा अपनी बच्ची के पास बैठी रो रही थी। बादशाह मलका के पास आया और भारी दिल के साथ बोला, अलीशा, हमें अपनी सल्तनत के लोगों को बचाने के लिए सख्त फैसला करना होगा। हमें शहजादी को यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना उसके जहर से सब लोग मारे जाएंगे। मलका ज़ारो कतार रोने लगी और बादशाह के पैरों में गिर गई। नहीं बादशाह सलामत, ऐसा न करे, मेरी बेटी को कुछ न करे, वो मासूम है, ये उसकी खता नहीं है। बादशाह का दिल भी खून के आंसू रो रहा था, मगर वो मजबूर था। उसने कपड़े में लिपटी हुई शहजादी को उठाया, अपनी घोड़े पर सवार हुआ और सल्तनत से बहुत दूर घने जंगलात और बुलंद पहाड़ों के पीछे एक सुनसान वादी की तरफ निकल गया।
ये एक सरसब्ज वादी थी जिसके चारों तरफ पहाड़ थे जहाँ इंसानों का गुजर नामुमकिन था। बादशाह ने अपनी बेटी को वहाँ घास पर लिटाया, उसके माथे को आखिरी बार चूमा और रिंदी हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं एक बादशाह हूँ, मैं मजबूर हूँ। और फिर उसे वहाँ तन्हा छोड़कर दिल पर पत्थर रखकर वापस चला गया। नन्ही शहजादी नीली जो अब उस वीराने में बिल्कुल अकेली थी, जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियों में इतना दर्द था कि आसमान भी उदास हो गया, सूरज बादलों में छुप गया और जंगल के परिंदे भी उसे देखकर रोने लगे। इत्तेफाक से करीब ही एक पहाड़ की चोटी पर एक परी बैठी थी। उसे इंसानी दुनिया बहुत पसंद थी और वो अक्सर यहाँ का नजारा करती थी। उसने देखा कि एक मासूम बच्ची जमीन पर पड़ी भूख और प्यास से तड़प रही है। उसका दिल पसेज गया। वो फौरन जमीन पर उतरी, उसने अपनी जादुई छुरी घुमाई और वहाँ जमीन से दूध का एक चश्मा फूट पड़ा। उसने एक प्याले में दूध लिया और बच्ची को पिलाया। दूध पीते ही बच्ची की भूख मिट गई और वो खुशी से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट इतनी हसीन और पाकीज़ा थी कि परी का दिल मोम हो गया। परी ने सोचा कि वो उस मासूम को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती। उसने दोबारा अपनी छुरी घुमाई और वहाँ एक खूबसूरत आरामदेह घर बन गया। परी ने उसे एक नरम और खूबसूरत बिस्तर पर लिटाया और सुला दिया। परी ने अपने जादू के जरिए शहजादी नीली के माजी और उसके जहर के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए। शहजादी नीली अब जवान हो चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत, हसीन और नाजुक थी कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। परी हर रात शहजादी से मिलने आती, उसका ख्याल रखती और सुबह वापस पुरस्तान चली जाती। शहजादी नीली परी को ही अपनी माँ समझती और उसे माँ कहकर पुकारती। एक दिन एक सफेद सांप उस वादी से गुजर रहा था। उसने महसूस किया कि उस जगह एक अजीब सा सुकून है। दरअसल शहजादी के वहाँ रहने की वजह से वहाँ की हवा जहर आलूद हो चुकी थी। ये जहरीली फजा आम इंसानों के लिए मौत का पैगाम थी, लेकिन सांपों के लिए ये इंतहाई खुशगवार और सुकूनदेह थी। सांप रेंगते रेंगते घर के अंदर गया और देखा कि एक बहुत ही हसीन लड़की उदासी के आलम में कोई गीत गुनगुना रही है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द छुपा था। सांप रेंगता हुआ उसके करीब गया। जैसे ही शहजादी ने सांप को देखा, वो एकदम चूक गई और फौरन पीछे हट गई। वो जानती थी कि उसके जिस्म का जहर किसी भी ज़ीरू की जान ले सकता है। वो चलाई, दूर रहो मुझसे, वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि सांप उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल सही सलामत था। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? जब उसे यकीन हो गया कि उसके जहर का असर उस सांप पर नहीं हो रहा, तो उसे बहुत खुशी हुई। चलो हम दोस्त बन जाते हैं। वैसे भी मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अब ये उनका मामूल बन गया। शहजादी उस सांप से घंटों बातें करती, उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती। वो दोनों साथ खेलते और वक्त गुजारते। जब रात होती और परी के आने का वक्त होता, तो शहजादी सांप को छुपा देती ताकि परी उसे देख ना ले। एक दिन शहजादी बहुत उदास बैठी थी। सांप हस्बे मामूल उसके पास आकर बैठ गया। शहजादी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और काश बोली, तुम इंसान होते और मेरी बातों का जवाब दे पाते। मैं कितनी तन्हा हूँ। उसकी उदासी देखकर सांप से रहा न गया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो सफेद सांप एक इंतहाई वजीहा और खूबसूरत इंसान में बदल गया। चलो तुम मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। तुम बोल भी सकते हो और तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे इंसान बन गए हो। मैं सांपों का शहजादा जामन हूँ। मैं तुम्हारी उदासी खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शहजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शहजादा जामिन शहजादी नीली के हुस्न और उसके नरम मिजाज से बहुत मुतासिर हुआ था। कुछ अरसा यूं ही गुजरने के बाद एक दिन उसने शहजादी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये सुनकर शहजादी रोने लगी और बोली, कर सकती हूँ? मैं तो एक जहरीली शहजादी हूँ। मेरी सांसों में मौत बसी है। तो मेरे अंदर कौन सा जहर का एंटीडोट है? मैं भी तो नागलोक का शहजादा हूँ, मेरे अंदर भी जहर ही है। तुम्हारा जहर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर शहजादी के आंसू थम गए और वो मुस्कुराने लगी। इतने में वहाँ परी भी आ गई। शहजादी एकदम डर गई, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। वो ये माँ। परी ने आगे बढ़कर शहजादी को गले लगाया और शफकत से बोली, परेशान न हो मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। शहजादा जामिन ने मुझसे पहले ही तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है और मैंने इजाजत भी दे दी है। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी है। परी ने दोनों को गले लगाया और अल्लाह से उनकी खुशियों की दुआ की और फिर गायब हो गई। शहजादा जामिन ने खुशी से नीली की तरफ देखा तो वो फिर उदास नजर आई। शहजादे ने पूछा, क्या हुआ नीली, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ जामिन, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। मैं अपने माँ बाबा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ और सबसे बढ़कर ये कि मैं सबको बताना चाहती हूँ। मेरी सुतीली माँ अनीला ने मेरी माँ को जहर दिया था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। मेरी माँ बेकसूर है, लेकिन मेरे जहर की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। मैं सबको मारना नहीं चाहती। तुम वहाँ जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सांप बनना होगा ताकि तुम्हारा जहर तुम्हारे अंदर ही महदूद रहे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे जिस्म में एक सांप का ही जहर है जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया, इसलिए ये तब्दीली मुमकिन है। फिर उसने अपने जादू से एक छोटा सा चमकता हुआ मोतीनुमा गोला निकाला और बोला, इसे खा लो, तुम एक मुकम्मल सांप बन जाओगी, फिर हम महल जा सकेंगे। शहजादी ने वो गोला खा लिया और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत नीली रंगत वाले सांप में तब्दील हो गई। शहजादा जामिन भी अपने असली रूप में आ गया। फिर वो दोनों सांपों की शक्ल में महल की तरफ रवाना हुए।
उन्होंने खुफिया रास्तों से गुजरकर बादशाह तक रसाई हासिल की। बादशाह अपने कमरे में तन्हा और उदास बैठा था। शहजादा जामिन और शहजादी नीली ने बादशाह के सामने आकर अपना इंसानी रूप धारा। बादशाह ये मंजर देखकर दंग रह गया। शहजादी बोली, बाबा, मैं आपकी बेटी शहजादी नीली हूँ। शहजादी नीली ने रोते हुए बादशाह को सारा माजरा सुनाया कि किस तरह मलका अनीला ने जहर दिया था और किस तरह वो जिंदा बची। बादशाह ये सब सुनकर शिशदर रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह ने फौरन तहकीक करवाई। पुरानी खादमा को बुलाया गया और सख्त तफ्तीश पर सच सामने आ गया। मलका अनीला के कमरे की तलाशी लेने पर जहर की शीशियां भी बरामद हो गईं। पूरी तफ्तीश के बाद बादशाह समझ गया कि ये सब मलका अनीला का क्या धरा है। इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन मलका अनीला को गिरफ्तार करके कौल कोठरी में डालने का हुक्म दिया और मलका अलीशा को, जो कई बरसों से एक कैद खाने में कैद थी, रहा करने का हुक्म दिया। मलका अलीशा को महल लाया गया। बादशाह ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं मजबूर था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शहजादी ने जवाब दिया, मैंने आपको माफ किया बाबा, बस आप मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। उसने मलका अलीशा से भी माफी मांगी और फिर माँ बेटी गले लगकर खूब रोईं। महल में एक बार फिर खुशियां लूट आई। सब लोग बहुत खुश थे कि सच्चाई की जीत हुई। लेकिन फिर जुदाई का वक्त आ गया। शहजादी नीली ने उदासी से कहा, माँ बाबा, मेरे जिस्म का जहर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब मैं एक सांप बन चुकी हूँ। मेरी जगह यहाँ नहीं बल्कि किसी और दुनिया में है। बादशाह और मलका का दिल डूब गया, मगर वो हकीकत को समझ रहे थे। उन्होंने भारी दिल के साथ अपनी बेटी को गले लगाया और ढेरों दुआओं के साथ अलविदा कहा। शहजादी नीली शहजादा जामिन के साथ नागलूक की तरफ रवाना हो गई। वहाँ पहुंचकर शहजादा और शहजादी की धूमधाम से शादी हुई। सांपों की दुनिया में नीली का जहर किसी के लिए खतरा नहीं था, बल्कि वहाँ की ताकत थी। वो दोनों वहाँ हंसी खुशी रहने लगे और उनकी मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई।